हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग संविधान को पढ़ने के साथ साथ उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस सीरीज को कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और ऐसा लगेगा जैसे पेपर आपने पहले से पढ़ रखा है। तो ये जबरदस्त रिवीजन सीरीज है और ये राम जी की पाठशाला द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कोई भी इसका चार्जेस नहीं है। बस आपसे चार्जेस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, राम जी की पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, पहले क्या था, पीडीएफ में आ रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कि चलो पीपीटी पे करते हैं और पीपीटी पे ही अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है संविधान के स्रोत। यानी कि संविधान में आपको पता है हमारे संविधान में अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों को लिया गया है। जो बेस्ट थी पूरे वर्ल्ड में उनको उठा के लिया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, उसके बाद यहाँ पे चीजों को लेके आए। तो इसमें पहला हमारा प्रश्न है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो संविधान के भाग 3 में, कहाँ पे, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं, यानी कि ये कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं यहाँ सीधे आपको बताना शुरू करता हूँ। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। अमेरिका में जो अधिकारों का दस्तावेज है उसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। और बिल ऑफ राइट्स को ही आधार मानते हुए भारतीय संविधान का भाग 3, जिसको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तीनों एक ही बात है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, मूलाधिकारों की संख्या कितनी है? मूलाधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 है, पहले 7 थी। कौन सा हट गया? 31 आर्टिकल जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 ए में पहुंचा दिया गया, जो भाग 12 के अंतर्गत है। जो कहां पे है? भाग 12 के अंतर्गत है। और वहां पर वो यहां पे जब था मूलाधिकारों में था तो मूलाधिकार था, पर वहां पर जाकर वो एक कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7। यानी मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 हैं। मूलाधिकारों का एक अन्य नाम भी है जिसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक अधिकार होते हैं, ठीक है, जो प्रकृति देती है वही अधिकार इसमें दिए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत है, जिनको डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ये हमने कहां से लिए गए? ये हमने कहां से लिए? तो आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है, आयरलैंड से। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था, ये पेपर में था आपका, आयरलैंड और स्पेन। तो स्पेन का तो इतना कोई रोल ज्यादा दिखाई नहीं देता, ना नाम आता, पर अगर आपके पास आ जाए कि आयरलैंड आ जाए, आयरलैंड स्पेन आ जाए, तो आपको स्पेशली है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिए? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो आपको सीधे याद रखना है, आयरलैंड से हमने इनको लिया। उसके बाद भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, यानी कि जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, जो शुरू करती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से पूरा चलता है। तो ये जो पूरी पूरी उद्देशिका है, इसका विचार कहां से लिया गया है? ये कहां से हम लोगों ने विचार लिया? तो आपको याद रखना है, यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिकी संविधान से हमने भारत में जो उद्देशिका है भारतीय संविधान की या प्रस्तावना है, उसको, इसके विचार को लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना, यानी कि जो स्वतंत्रता की संकल्पना है, समानता की संकल्पना है और बंधुता की संकल्पना है, ये किस संविधान से प्रेरित है? तो आपको याद रखना है, ये हम लोगों ने लिया है फ्रांस के संविधान से। कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से हमने इसको लिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगली बात, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ठीक है, कौन सा लक्षण हमने
संविधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। तो अभी हम पीछे बढ़ गए हैं, मौलिक अधिकार को लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो आर्टिकल 13 में है, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई कानून विधायिका द्वारा बनाया गया है उसको रिव्यू करना, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि ये जो कानून बन के आया है ये कहीं मौलिक अधिकार को तो प्रभावित नहीं कर रहा है, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। साथ में ये चीज देखी जाएगी कि क्या ये संविधान के मूल ढांचे को तो बिगाड़ नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू करना। तो जुडिशियल रिव्यू भी कहां से आया है हमारा, जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से आया है, फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए से आए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, जो सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा है और सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की अवधारणा है, यानी कि स्वतंत्र रहे और निष्पक्ष होकर निर्णय दे, ये भी चीज हमने वहीं से ली है। साथ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4, यानी कि उपरोक्त सभी हमारे उत्तर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई। संसदीय प्रणाली यानी कि जो हमारा संसदीय प्रणाली है, जो हमारा ढंग है, हम किस तरह से कानून बनाते हैं, हमारा मतलब राष्ट्रपति होगा और हमारा राज्यसभा होगा और लोकसभा होगा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने कहां से लिया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर हो जाएगा हमारा 3, ब्रिटिश संविधान से ही हमारा विधि का शासन आया है। और विधि का शासन कब होगा, जब संसदीय प्रणाली होगी, कानून बनेगा, क्योंकि केंद्र में जो विधायिका है वो क्या है, संसद है। केंद्र में विधायिका क्या है, संसद है। तो संसदीय प्रणाली कहां से आई है, ब्रिटिश संविधान। अलग अलग परीक्षाओं में यही प्रश्न घुमा फिरा के लैंग्वेज में पूछे गए, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो लिखित संविधान, आपको पता है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। विश्व में 3 ही संविधान हैं जो सबसे ज्यादा कामयाब माने जाते हैं, अमेरिका का, भारत का और साउथ अफ्रीका का। ये सबसे कामयाब संविधान माने जाते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा गया संविधान है वो अमेरिका का संविधान है, और सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान वर्तमान में अगर किसी का है तो भारत का है। इससे पहले किसका था, यूगोस्लाविया का था। किसका था, यूगोस्लाविया का संविधान था, पर यूगोस्लाविया 2 देश था, वो 2 भागों में बट गया। उसके बाद संविधान के नियम कायदे कानून भी थोड़े कम हो गए, और जो पहले दूसरे नंबर पर भारत आ रहा था अब वो पहले नंबर पर आने लगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहां पे है, भारत में ही। अगला प्रश्न है, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ली गई है। यानी कि एक संघ का मतलब क्या है कि केंद्र और केंद्र के साथ में बहुत सारे राज्य, ठीक है। भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, राज्य बहुत सारे हैं और वो एक संघ है, राज्यों का संघ है। देखो यहाँ पे भारत में क्या है, ऊपर से नीचे तक का चल रहा है, यानी कि राज्यों से मिलके देश नहीं बना है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में 50 राज्य हैं, उन लोगों ने मिलके एक देश बना लिया, उसका नाम हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। बट भारत में इसका उल्टा है, भारत में एक देश है जिसमें प्रशासनिक कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम अच्छे से चलता रहे, इसलिए देश को राज्यों में, स्टेट्स में बांट दिया गया और उसके ऊपर एक शक्तिशाली केंद्र को रखा गया। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हुआ ये संघीय प्रणाली है। ये कौन सी है, संघीय प्रणाली है। तो ये संघीय प्रणाली हमने कहां से ली है, तो संघीय प्रणाली कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। कनाडा, ये संघीय प्रणाली कह लो, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ये कह लो, या केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो है ये कहां से लिया गया है, ये हमने लिया है कनाडा से। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार जो संविधान के भाग 4A में तथा संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है, जिनकी वर्तमान संख्या 11 है, पर जब ये लाए गए थे तब 10 थे और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही आए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इनको लाया गया था भारत में, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं पूर्व सोवियत संघ से। पूर्व सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहा जाता है। पूर्व सोवियत संघ 1991 में विखंडित हो गया और टूट गया, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में जो राजा था देश वो था रूस, ठीक है।
आज के टाइम में क्या है, ये आज के टाइम में यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राज्य संघ है, जो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और प्रधानता किसकी है भाई, प्रधानता वहां पे यूएसए की, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ, यानी कि भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखने को मिलता है तो आपको आंख बंद करके लगा देना है, भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारत सरकार का अधिनियम था 1935, उसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है किसमें, भारतीय संविधान पर। ठीक है, ये चीज है। अब 11वां क्वेश्चन है। आप बोलते रहते हैं कि सर अच्छे क्वेश्चन नहीं लाते, लो भाई ये कूट वाले क्वेश्चन ले लो, मिलान करना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित, स्थापित है, स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया राज्य राष्ट्रपति के विचारणार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची का मतलब यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है, यानी कि समवर्ती सूची की यहाँ पे बात हो रही है। तो विधि का शासन, विधि का शासन हम लोगों ने कहां से लिया है, विधि का शासन हम लोगों ने लिया है इंग्लैंड से, यानी दूसरा हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है जापान से, तो 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति के विचारणार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित करना, ये बात हमने ली है कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी समवर्ती सूची को हमने लिया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति के विचारणार्थ यानी कि राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक है, उसको बिल है, जो राज्य में बिल पेश हुआ है, उसके विचारणार्थ रख सकता है कौन, राज्यपाल रख सकता है। तो ये बात कहां से आई है, ये बात आई है हमारी कनाडा से। तो उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, जो ऑप्शन हमारा डी है। क्लियर, आपको बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट को मिलाइए। ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र व राज्य का बीच में संबंध या शक्तियों का विभाजन। मौलिक अधिकार हमने भी देखा कहां से है, अमेरिका से, यानी कि 4 आ जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से आए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से आए, जो डीपीएसपी है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आए, आयरलैंड से आए, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार यानी कि जो भी संसदीय प्रणाली है वो कहां से आई है, संसदीय प्रणाली के अंदर ही मंत्रिमंडलीय सरकार आती है, वो कहां से आई है, वो आई है ब्रिटेन के संविधान से, 1 हो जाएगा। और केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा एवं संबंध या सशक्त केंद्र के साथ में संघीय प्रणाली का होना, ये कहां से आया है, ये कनाडा से आया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, और 4, 3, 1, 2 किसमें है, चौथे ऑप्शन में है। ये हमको ध्यान, समझ में आ रही होगी बात, अच्छा लग रहा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने बोला था ना कि अलग अलग तरीके से चीजें आएंगी, तो आंख बंद करके क्या लगा देंगे, संसदीय प्रणाली कहां से आई है, इंग्लैंड से आई है। और विधि का शासन भी कहां से आया है, विधि का शासन भी इंग्लैंड से आया है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी कि स्रोत तो अलग अलग हैं, पर सबसे ज्यादा जो मेन जो सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान का सबसे बड़ी नींव पड़ी। अब भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी उभयनिष्ठ सूची, कंकरेंट लिस्ट कहां से आई है, अभी बता के आया हूं, ऑस्ट्रेलिया से हमने इसको लिया है। समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची वो होती है जिसमें ऐसे विषयों का, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और जिस पर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना, क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। ठीक है, यदि स्टेट गवर्नमेंट के कानून चल रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई कानून नहीं आया है, तो स्टेट गवर्नमेंट के कानून चलते रहेंगे, चाहे वो एक राज्य में हो, 2 में हो, 10 में हो, चाहे 28 के 28 राज्यों में। बट जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का उस टॉपिक पे, उस विषय पे कोई कानून आ जाएगा, तो तत्काल प्रभाव से सारे के सारे स्टेट्स के उस विषय पे जो कानून चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच, संघ का मतलब केंद्र से, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो बता के आया हूं, कनाडा से। याद हो गया होगा आपको, कनाडा से आया है, ये बात आपको ध्यान रखना। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के विचार को कहां से ग्रहण किया है, तो आंख बंद करके लगा देना है, अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। अगला प्रश्न है,
कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण, है ना, ये वाक्य कहां से लिया गया है? यानी कानून की दृष्टि में समान संरक्षण, ये हम लोगों ने कहां से लिया है? तो आपको याद रखना है, ये भी हम लोगों ने लिया है अमेरिका से, यूएसए से हमने इसको लिया है। उसके बाद भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश 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 के संविधान से लिए गए। आपको पता है जो संविधान का भाग 18 है वो आपात उपबंधों की बात करता है। वो आपात उपबंध यानी इमरजेंसी कंडीशन में आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, इनकी बात करता है। तो इनको लागू करने की शक्ति किसके पास है? इनको लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो ये विचार कहां से लिए गए? तो आपको याद रखना है, कालीन संबंधी उपबंध अगर कहीं से लिए गए हैं तो वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935। हो सकता है आपने डायरेक्टली ये चीज पढ़ी हो कि हमने जर्मनी से लिए हैं वो, बट एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, जो भारत शासन अधिनियम है इससे इन उपबंधों को लिया गया है। जबकि राष्ट्रीय जब ये उपबंध लगे हुए होंगे उस समय मौलिक अधिकारों का स्थगन जो है, मौलिक अधिकारों को अप्रभावी कर देना, उसमें आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रपति अप्रभावी नहीं बना सकते, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। ये जो प्रावधान है ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए। जर्मनी का जो संविधान कहलाता है उसको वीमर संविधान कहते हैं, तो ये हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? मैंने आज ही राज्यसभा संबंधित वीडियो डाली है, उसमें बात है कि राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। जो व्यक्ति कहां से हो सकते हैं? जो व्यक्ति हो सकते हैं कला से, साहित्य से, विज्ञान से, सहकारिता से और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट रूप से कार्य करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं संविधान सभा में, राज्यसभा में, माफी चाहता हूं, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ये माइक भी लटका हुआ था, इसका पता ही नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको आवाज तो आ ही रही होगी। तो ये जो मतलब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये हम लोगों ने कहां से लिया है? तो आपको याद रखना है, ये चीज भी हमने आयरलैंड से ली है। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं, और आयरलैंड से क्या लिया गया है? और क्या लिया गया आयरलैंड से? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो 12 व्यक्तियों का नामांकन होता है, वो भी लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता हमने यूएसए से ली है, अमेरिका से ली है। और आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का व्याख्याता भी है, संविधान का संरक्षक भी है और संविधान का अभिभावक भी है। ठीक है, व्याख्या करनी होगी तो एकमात्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और उसकी संरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, उसका अभिभावक की तरह ध्यान रखना, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है, ये हमने कौन से संविधान से लिया है? तो अपने को आंख बंद करके लगा देना है, इसका ये हो जाएगा हमारा 3, अमेरिका के संविधान से। हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो कलेक्टर का पद होता है, जिसको डीएम साहब ही कलेक्टर होते हैं। जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं तब डीएम हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, बट जब रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं तो कलेक्टर कहलाते हैं, डीएम साहब ही कलेक्टर कहलाते हैं। तो भारत में जो कलेक्टर का पद था, औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। यानी कि जब औपनिवेशिक शासन था, इसका मतलब है जब भारत उपनिवेश था, भारत गुलाम था किसका? अंग्रेजों का, ब्रिटेन का। उस समय औपनिवेशिक शासन ने भारत में जो कलेक्टर का पद था, ये कहां से लिया था? तो सीधे बात लेनी है, इंग्लैंड से लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनका स्थगन, उन मौलिक अधिकारों का
स्थगन अगर कहीं करना है, उन मौलिक अधिकारों का अगर स्थगन कहीं करना है, उनको रोकना है, किस समय पे? आपातकालीन समय पे राष्ट्रपति, जो मैं पीछे बता के आया हूं, राष्ट्रपति जो मौलिक अधिकारों को स्थगित करेंगे। तो ये स्थगन हमने कहां से लिया है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले से बता के आया हूं, जर्मनी से। आपात उपबंधों को लिया गया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, पर इन आपात उपबंधों के समय कार्यपालिका का जो अधिकार है मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का, निलंबित करने का, इवन राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है वो अधिकार हमने कहां से लिए हैं? वो जर्मनी से लिए हैं। जर्मनी का जो वीमर या वाइमर संविधान है, वहां से हमने इसको लिया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों में से किस देश की देन है? तो आपको आंख बंद करके लगा देना है, ये क्या हो जाएगा? जर्मनी का वीमर संविधान। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो हमने कहां से ली है? जर्मनी के वीमर संविधान से ली है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो यहाँ पे नीचे एक बटन है, बिल्कुल यहाँ बैठा हूं इसके नीचे, यहाँ पे वो बटन है, उसको दबा के और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आएंगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।